सबसे पहले जानिए चमोली की खबर। चमोली से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर शुक्रवार देर शाम को कर्णप्रयाग के पास में एक युवक अलकनंदा नदी में बह गया, जिसकी ढूंढ इस समय भी जारी है। एसडीआरएफ की टीम शुक्रवार को शाम से ही अलकनंदा नदी से सर्च ऑपरेशन चला रही है। युवक की तलाश की जा रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे। चमोली के बाद आपको बताते हैं कोटद्वार की खबर, जहां पर आज कालागढ़ में सिंचाई विभाग की कॉलोनियों में 96 घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आज मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिसको लेकर मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम कालागढ़ में तैनात है। कालागढ़ की सिंचाई विभाग की कॉलोनियों में अवैध रूप से बसे लोगों से घरों को खाली कराया गया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 96 घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों के बीच में संगठन और सरकार को लेकर बातचीत के साथ ही प्रेमचंद्र मामले पर बातचीत हुई है। सीएम धामी ने प्रेमचंद्र मामले पर पूरी जानकारी दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी से मुलाकात की। सीएम धामी के साथ आकर संगठन और सरकार के विषयों पर चर्चा की गई। सीएम धामी कल देर शाम दिल्ली पहुंचे, अभी दिल्ली में ही हैं। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट में खाली पड़ी हुई सीटों पर जल्द ही मंत्रियों की ताजपोशी होने जा रही है। इस पूरी कवायद को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जल्दी बीजेपी संगठन और सरकार नए कलेवर में दिखाई देंगे। रिपोर्ट देखिए। करीब 22 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इससे पहले बीजेपी संगठन और सरकार को नया कलेवर देने की तैयारी में है। संगठन के मंडल अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, तो अब जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। इसी के तहत कैबिनेट विस्तार कर सरकार को भी नया लुक देने की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो जल्दी कैबिनेट में खाली पड़ी 4 सीटों को भरा जा सकता है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली से बाहर होने के कारण उनका इंतजार किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट विस्तार की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि अनुकूल वक्त है जब कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की है। इस समय एक अनुकूल समय है, क्योंकि अब न फिलहाल तो पंचायत चुनाव में विलंब समय है। इससे पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हमारे नेतृत्व से वार्ता करने के बाद बहुत जल्दी कैबिनेट का विस्तार उत्तराखंड में हो जाएगा। सर, मुख्यमंत्री दिल्ली में नेताओं से इस संबंध में बातचीत होने वाली है? नहीं, मुख्यमंत्री जब भी केंद्र में अपने नेतृत्व से मिलते हैं और सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। तो एक प्रकार से इस रूप का दौरा होता है। बाकी संगठन का विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार है, अनेक और विषय भी होंगे जो मुख्यमंत्री संज्ञान में, उसकी सब चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व से करेंगे। अब कैबिनेट में कौन आएगा, इस सवाल बाद में आएगा। पहला सवाल ये है कि मंत्रिमंडल से बाहर कौन जाएगा। सूत्रों की माने तो कमजोर परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूदा कैबिनेट से 3 चेहरों को विदा किया जा सकता है, तो करीब 5 नए चेहरों को कैबिनेट में एंट्री दी जा सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि 45 से 60 साल के बीच के नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जाए। अब सीट भले 4 खाली हों, लेकिन दर्जन भर विधायक इन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मेरी कोई दावेदारी नहीं है, न तो मैं कहीं दावा करता हूँ। हाँ, कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो करेंगे, लेकिन कोई दावा नहीं है। पार्टी जिसको उपयुक्त समझती है उसको जिम्मेदारी सौंपती है। बीजेपी का अगला टारगेट पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है। लिहाजा नए संगठन और नई कैबिनेट के साथ मैदान में उतरने की तैयारी है। कैबिनेट विस्तार से मौजूदा मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो इधर सीएम के दिल्ली मूवमेंट पर विधायकों की भी नजरें टिकी हुई हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौ प्रभात की रिपोर्ट।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने बयान के कारण एक बार फिर से ट्रोल हो रहे हैं। गुरुवार को प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ गैरसैंण में हुई पहाड़ी स्वाभिमान रैली को लेकर पूछे गए एक सवाल के लिए जब उन्होंने जवाब दिया तो महेंद्र भट्ट ने प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप नेता कह डाला। अपने इस बयान को लेकर भट्ट जब कांग्रेस के निशाने पर हैं तो ऐसे में बयानबाजी बढ़ रही है और वो ट्रोल हो रहे हैं बुरी तरह से। भट्ट ने कहा मुद्दों की तलाश कर रहे हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क साहब अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता कि हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड की जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के करीब 40 लाख महिला वोटर्स को साधने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार बड़ी योजना लॉन्च करने जा रही है। बीजेपी ये बात जानती है कि 2027 की चुनावी जंग की जीत बिना महिला वोटर्स के संभव नहीं है, इसीलिए महिला सारथी योजना की लॉन्चिंग होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दो 2027 की चुनावी जंग में उतरना है तो तैयारियां अभी से जरूरी है और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती समझती है। इसीलिए प्रदेश की महिला वोटर्स को साधने के लिए महिला दिवस से अच्छा कौन सा दिन हो सकता है। इस बार 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन धामी सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए महिला सारथी योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसमें 10 इलेक्ट्रिक स्कूटी, 2 ई ऑटो और 2 इलेक्ट्रिक टैक्सी कार महिलाओं को दी जा रही हैं। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पहले हफ्ते विधवा, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को फ्री में सफर करवाया जाएगा, जिसमें ड्राइवर से लेकर सवारी भी सिर्फ महिलाएं होंगी। महिलाएं बहुत पसंद कर रही हैं। हमारे पास कई लोगों के रिव्यूज़ आए, इवन हमें लोग कॉल करके इसको लेकर काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इस प्रकार का इनिशिएटिव पूरे भारत में पहली बार हो रहा है। और भी इनिशिएटिव हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए इनिशिएटिव नहीं हुए हैं, लेकिन इस प्रकार के इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों ने विशेषकर सुरक्षा का ध्यान रखा। योजना महिलाओं के लिए है तो कहीं प्रदेश का महिला वोट बैंक खिसक न जाए, इसकी चिंता कांग्रेस को भी होने लगी है। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष कहती हैं कि सिर्फ चुनावी समय में ही बीजेपी को महिलाओं की याद आती है, जबकि बीजेपी को लगता है कि महिलाओं के लिए इससे पहले भी सरकार योजनाएं चलाती आई है। जी बिल्कुल, ये महिला वोटों को रिझाने की कोशिश है, क्योंकि अगर सच में बीजेपी महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहती है तो उसमें वो सिलेक्टिव महिलाएं नहीं होनी चाहिए, तो उसमें हर वर्ग की, हर तरह की महिलाएं होनी चाहिए और उनके लिए काम होना चाहिए। बीजेपी क्योंकि जब भी चुनाव आने वाला होता है उस टाइम वो महिलाओं को लोक लुभावने वादे करती है और उसका तो भूल जाती है। अभी भी दिल्ली का इलेक्शन खत्म हुआ, जहाँ उन्होंने बोला था कि हम हर महिला को 2500 रुपए देंगे, लेकिन आज वहाँ की सीएम बोल रही है कि उनके पास वो बजट ही नहीं है। जो कैब उत्तराखंड के अंदर चलेंगी, इलेक्ट्रिकल कैबें हैं, उनमें बहनों को शुरुआती दिन में विधवाएं हैं, परित्यागी बहनें, उनको फ्री सेवा देंगे और धीरे धीरे इस भाव के साथ कि बड़ी संख्या में बहनें जो हैं ड्राइविंग के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो मैं इस योजना का स्वागत करता हूँ। दिल्ली में फ्री बस सेवा हिट रही है और ये बात धामी सरकार भी जानती है, इसीलिए उत्तराखंड में भी ये नया प्रयोग करने जा रहे हैं, बस थोड़े से बदलाव के साथ। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। ड्राइविंग जैसे प्रोफेशन में जुड़ना शायद हर कोई महिला पसंद ना करे, लेकिन देहरादून की श्रुति कौशिक ने जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने के शी कैब ड्राइवर की शुरुआत की है, जिसमें ड्राइवर भी महिला है और तरजीह भी महिला सवारी को ही मिलती है। महिला दिवस पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
पुणे में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर देहरादून की रहने वाली श्रुति कौशिक ने साल 2018 में शी कैब योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद था महिला सुरक्षा और बेफिक्र होकर महिलाएं रात में भी टैक्सी में सफर कर सकें। इसके लिए उन्होंने शी कैब योजना की शुरुआत की, जिसमें महिला ड्राइवर ही अपॉइंट की गई और उनकी टैक्सी सर्विस को महिलाएं ही चला रही हैं, जिसमें ज्यादातर बुकिंग महिला सवारी की ही रहती है। शी कैब का आइडिया तब आया जब हम लोग सोच रहे थे कि विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का क्या हम लोग ऐसा करें कि हैंडसम सैलरी अर्न कर पाए। शी कैब एक ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है, वो एक केयर के भाव से भी हम लोग चलते हैं और एक ट्रस्ट का चीज तो चलती है। महिला की 24/7 सर्विस है, आप दिन कभी भी 24 घंटे में बुक कर सकते हैं। हमारे कस्टमर ज्यादातर फीमेल ही होते हैं और वो हमसे सुरक्षित महसूस करते हैं और हम उनसे सुरक्षित महसूस करते हैं और हमें काफी अच्छा लगता है। वही टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि महिलाओं के साथ ट्रैवल करना सुरक्षित रहता है। साथ ही वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के साथ साथ रैश ड्राइविंग भी नहीं करती हैं। मैं शी कैब से कई सालों से जुड़ी हूँ, क्योंकि ये हमारे फॉरेस्ट में आए थे जब इनको प्रचार प्रसार करना था, जब इनका न्यू शुरू हुआ था, तो तब हम इनसे जुड़ गए थे। तो अब तो काफी साल से जुड़े हैं, परमानेंट है। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम इनको बुलाते हैं और इनकी वजह से हम बहुत सेफ फील करते हैं। एक नई सोच के साथ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की श्रुति की कल्पना अब साकार है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। उधर महिला दिवस के मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को बुद्धिजीवी फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम में सम्मानित किया है। सम्मान पाने वाली सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, शिक्षाविद हों, स्पोर्ट्स महिला हो, कोई बाइकर हो, खेल से जुड़ी हुई महिला हो या कोई भी सम्मानजनक। बुद्धिजीवी फाउंडेशन के सचिव हर्षनिधि शर्मा का ये कहना है कि इस फाउंडेशन ने पिछले 21 सालों से महिलाओं के योगदान का कार्यक्रम को ध्यान रखते हुए ये सेलिब्रेट करता हुआ कार्यक्रम बनाया है, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में विख्याति पाती महिलाओं को सम्मानित किया गया। हर चीज ट्राई करनी चाहिए, अपने आप को किसी भी एक चीज में टाइटली नहीं बांध के रखना चाहिए। सब कुछ ट्राई करो, बिल्कुल डरो मत। बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपको हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए। उधर महिला उत्थान के कार्यक्रम चलने के बाद कई महिलाएं अपने अपने नए मुकाम बना रही हैं। ऐसी ही एक महिला है भावना मेहरा, जो अपनी नई छवि गढ़ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। दुकान पर लटके तरह तरह के सॉफ्ट टॉय आपका ध्यान ना चाहते हुए भी अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन ये किसी चीनी या भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट बनाए हैं नैनीताल जिले के रामनगर के चोरपानी इलाके की रहने वाली भावना ने। बेहद साधारण सी दिखने वाली भावना को YouTube से सॉफ्ट टॉय बनाने की ऐसी आदत लगी कि आज वो एक तरफ जहां इसकी मास्टर बन चुकी है और दूसरी तरफ कई महिलाओं की रोल मॉडल भी भावना बन चुकी है। भावना इन टॉय को बनाने की वजह भी बता रही हैं। मैं पहले स्वेटर्स बनाती थी, तो स्वेटर का सीज़न सिर्फ 2 या 3 महीने का रहता है और अब उतना ठंड भी नहीं होता, तो स्वेटर निकलती नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टॉयज़ बनाना शुरू करूं, और मैंने टॉयज़ बनाना शुरू करा और सभी टाइप के मैं टॉयज़ बनाती हूं जो भी बच्चों को पसंद आते हैं। मैं कोशिश करती हूं कि मैं उनकी पसंद के उनके खिलौने बनाऊं। भावना के क्रिएशन में एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग टॉय है, जिनमें टीवी के फेमस कार्टून कैरेक्टर से लेकर देवी देवताओं के टॉय नुमा मूर्तियां तक शामिल हैं। भावना के इस नायाब काम को उनके प्रशंसकों से भी खूब तारीफें मिल रही हैं। मैं खुद भी ये क्रोशेट करती हूँ। मुझे सबसे पहले वो रोज बहुत पसंद आया। आंटीज ने ये बहुत क्यूट से की चेन्स बनाए हुए जो हमें सच में बहुत पसंद आया, और हम की चेन्स लेने भी वाले हैं, और हम मैचिंग, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, तो हम मैचिंग की चेन्स लेने वाले हैं यहाँ से। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि बहुत सस्टेनेबल है, क्योंकि प्लास्टिक और जो वाले रोज भी होते हैं नॉर्मली वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। प्लास्टिक इज लाइक वेरी अनसस्टेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये बहुत ही, और सबसे पहली चीज़ तो आंटीज की मेहनत, एंड दे आर सो स्वीट। ये बिकॉज आंटीज ये बना रही है, दिस इज इवन शोइंग द वुमेन एम्पावरमेंट आजकल की, ठीक है। एंड ये जो है ये बहुत, इट्स लाइक कि इट्स वर्थ द प्राइस। प्लास्टिक थिंग यू बाय इट बहुत कॉस्टली होता है, यू बाय इट कुछ टाइम बाद इट वुड गो लाइक बैड, बट ये दिस इज वेरी सस्टेनेबल, वर्थ द प्राइस, एंड दिस वुड लाइक
लाइक ये आपके साथ हमेशा रहेगा फॉर एवर। जाहिर है भावना ने उन चीजों को नहीं पकड़ा जो परंपरागत रूप से पहाड़ की ज्यादातर महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने गरम ऊन के प्रयोग को बदल डाला और उससे नए तरह के खिलौने तैयार कर अपनी नई जगह बना ली है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली के गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर पुल टूट गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद अब यहां पर अस्थायी पुल तैयार कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने पुल बनाने का काम पूरा कर लिया, जिससे लोगों को आवाजाही में अब दिक्कत नहीं हो रही है। आवाजाही यहां पर लोगों की शुरू हो चुकी है। पुलना गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते पर पुल टूटने से रास्ता बंद हुआ था। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए सीएम धामी ने तुरंत काम करने के आदेश दिए। अब उसका नतीजा आप देखिए, बेहद जल्दी नए पुल का निर्माण कर लिया गया। उधर कोटद्वार दौरे पर पहुंचे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने शुक्रवार शाम ऐतिहासिक स्थल कर्णाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्णाश्रम को विश्व पटल पर लाने के लिए काम किया जा रहा है। कर्णाश्रम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जिस राजा भरत के नाम पर, यशस्वी राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, उनका जन्म स्थान ये है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही पूजनीय स्थल है और इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। आने वाले समय में यहाँ पर एक भव्य स्मारक बनना, यहाँ पर पूरे दुनिया के लोगों को देखना कि राजा भरत कहाँ पैदा हुए थे, उसको हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में ये पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल होगा और इसका विकास हम लोग करेंगे। दिल्ली से समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाणक्यपुरी में रह रहे IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज अधिकारी जितेंद्र रावत ने आत्महत्या कर ली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 41 साल के जितेंद्र रावत अपनी मां के साथ दिल्ली में रह रहे थे, जबकि उनके पिता और पत्नी और बच्चे देहरादून में रहते हैं। हरिद्वार से खबर, जहां पर लक्सर में पुलिस ने एक घर से गाय चोरी करके गाय की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को दबोचा। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सिद्धड़ू गांव में 2 दिन पहले रात में एक घर से गाय चोरी हो गई थी। सुबह के वक्त गाय की तलाश की गई तो पास के ही खेत में गाय के अवशेष मिले। गाय की हत्या के मामले में हिंदुवादी संगठन भी कूद पड़े। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम नौशाद और दिलशाद हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। खबर नैनीताल से। नैनीताल पालिका के आवासों का किराया अब बाजार दर से देना होगा। इसके लिए बाकायदा कमेटी ने अपने काम करने शुरू कर दिए हैं। आवासों और दुकानों के लिए बनी हुई इन कमेटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जिसके बाद ये किराया लागू हो जाएगा। आपको बता देते हैं कि नैनीताल में पालिका के पास अपने 527 से ज़्यादा आवास हैं और बाजार में कई स्थानों पर पालिका की अपनी संपत्ति है। इन दुकानों और मकानों का किराया अब मामूली भर रहे हैं। लाखों की कमाई कर रहे दुकानों से 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का किराया लिया जाता रहा है। दिए गए निर्देशों के क्रम में ये प्रावधान किया गया है कि हम जिन भी आवासों से किराया ले रहे हैं उसको बाजार दर पर लिए जाना है। तो इसको हमने हाल ही में जो बोर्ड की बैठक पास हुई थी उसमें भी हमने पारित करवाया है। तो हमने एक इसमें कमेटी का गठन किया है। इसमें अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। जो हमारे पास टैक्स कलेक्टर्स थे वो उसमें निरीक्षण करेंगे। चमोली से खबर, जहां के माणा में फरवरी महीने की आखिरी दिन एवलांच आया था। हैरानी की बात यह है कि इसका असर 44 किलोमीटर दूर जोशीमठ में दिख रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से सड़कों और जमीनों में दरारें देखी जा रही हैं, जिसके बाद जोशीमठ में बड़े प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट।
बद्रीनाथ धाम के मुख्य पहाड़ जोशीमठ के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ थोड़ी सी बारिश और बर्फबारी में जमीन फट रही है, सड़क धंस रही है। जनवरी 2023 की भूधसाव की आफत आई, उससे शहर अभी तक उबर नहीं सका है। जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। चमोली वैसे भी आपदा और भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। स्थानीय लोगों का मानना है कि हिमालय क्षेत्र में अनावश्यक गतिविधियां भी खतरा पैदा कर रही हैं। जोशीमठ भूधसाव का मामला अभी 2 साल से वैसे लटका हुआ है। अभी 2 दिन में जो हल्की बारिश हुई, 2 दिन में फिर वो मनोहर बाग एरिया में फिर भूधसाव शुरू हो गया था। कई स्थान पर जमीन छोड़े थे, जमीन फट गई थी, उसे देखा जा सकता था। कुछ दिन पहले जो 3 दिनों की लगातार बर्फबारी और बरसात जो हुई थी और निरंतर 3 दिनों तक ये सब चीजें होने के पश्चात बहुत से स्थानों पर इस नगर क्षेत्र के अंदर ही देखे तो जोशीमठ नगर के अंदर ही बहुत सारे वार्डों में, जैसे कि मनोहर बाग वार्ड में पूरी जो रोड थी जो पहले से भी धंस रही थी वो पूरी तरह से धंस गई थी। गांधीनगर वार्ड में भी कुछ स्थानों पर कुछ टूट फूट हुई है। रविग्राम वार्ड में भी कुछ दीवारें टूटी है, कुछ रास्ते और कुछ दरारें पड़ी हुई है। वहीं प्रशासन ने दावा किया कि जोशीमठ में जल्दी सुरक्षात्मक कार्य शुरू हो जाएंगे। बरसात और बर्फबारी के दौरान ड्रेनेज की समस्या पैदा हुई है, जिसे ठीक किया जा रहा है। जहां जहां कुछ भी भूधसाव है, वहां प्रशासन की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। तो बरसात हुई विगत दिनों में, उसके कारण वहां जो ड्रेन्स हैं उनमें कुछ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक का कूड़ा आया था। तो नगर पालिका जोशीमठ के माध्यम से सभी ड्रेन्स में सफाई का कार्य किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से पानी जमा ना हो और सुचारू रूप से पानी चलता रहे। तो यही मेन एक कार्यवाही की गई है। इसके अलावा अभी स्थिति सामान्य है। पहाड़ों में प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही है। जिन जिन इलाकों में खतरा है, वहां सुरक्षात्मक कार्य होने अनिवार्य है। जोशीमठ जैसे नगर में अगर समय पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं हुए तो भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। बीते दिनों पहाड़ों में हुई बर्फबारी पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों के लोगों पर भारी पड़ रही है। ये इलाके पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। साथ ही आदि कैलाश यात्रा जल्दी करने के लिए प्लान भी यहां पर चल रहे हैं, जो कि ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लंबे समय से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन बीते दिनों ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में 15 फीट तक बर्फ गिरी है। भारी बर्फबारी के कारण भले ही लोगों को कई राहत मिली हो, लेकिन इससे दिक्कतों में भी खासा इजाफा हुआ है। खासकर व्यास, दारमा और मिलम घाटी में इन दिनों आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बॉर्डर के इन इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते पूरी तरह सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। स्थानीय नागरिकों को भी, क्योंकि अब आपका जैसे मार्च का महीना चल रहा है, तो स्थानीय नागरिक भी अब आपका आवागमन वहाँ करते थे और टूरिस्ट भी आपका वहाँ जाता था, क्योंकि टूरिस्ट का जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो रोड की कनेक्टिविटी बंद होने के कारण आपका ये सब चीज़ अभी ठप है वहाँ पे। भारी बर्फबारी के बाद इन इलाकों में एवलांच भी आए हैं, जिससे सड़कों के साथ ही पैदल रास्ते भी बंद हो गए हैं। आवाजाही बंद होने से जहां बॉर्डर पर बसे ग्रामीणों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, वहीं चीन और नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात जवानों को भी कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हालात अब ये हैं कि भारी स्नोफॉल के चलते आदि कैलाश यात्रा समय से पहले हो पाना भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। बीआरओ के द्वारा ये बताया गया है कि रोड ओपनिंग के कार्य जो है वर्तमान में जारी है और शीघ्र ही इसको ओपन कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग फंसे हैं या जो लोग वहाँ रह रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, उनके राशन, उनके स्वास्थ्य, उनके पेयजल आदि की व्यवस्था को भी हम लोगों ने चेक किया था। भारी बर्फबारी के कारण टूरिस्ट सीजन भी लेट होने की पूरी आशंका है, लेकिन सबसे अधिक संकट उन ग्रामीणों पर मंडराया है जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सफेद चादर के बीच आवाजाही करनी पड़ रही है। इस बार ऊंचे इलाकों में जिस तरह बर्फबारी हुई है, उससे साफ है कि इन इलाकों की कनेक्टिविटी बहाल होने में अभी भी अच्छा खासा समय लगना तय है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून राजभवन में बसंत उत्सव की शुरुआत हो गई है।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया। 3 दिन तक राजभवन में फ्लावर शो होगा और इसमें तरह तरह के फूलों की प्रदर्शनी होगी। इस बार खास तौर पर एक सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है, जबकि लोगों की गिनती के लिए यहाँ पर AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, क्योंकि आज जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन है ये 2025 के वसंत उत्सव में, ऐसा लगता है कि एक क्रांति आने वाली है।